अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स जो है उसके तमाम सवाल जवाब को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इसके तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगी और साथ ही साथ इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल है आपका, डिफाइन मोमेंटम एंड इट्स एसआई यूनिट। आपको बताना है मोमेंटम किससे कहते हैं और इसका यूनिट क्या है। तो इसका जवाब आपको आपके बुक के पेज नंबर 60 पे मिलेगा। ये रही हमारी मोमेंटम की डेफिनेशन, इसको पढ़ लेते हैं। मोमेंटम देखें, आपने ये मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है यहाँ से ये लिखना है आपने। मोमेंटम का फॉर्मूले की हेडिंग डालनी है। ये लिखना है अपने मास मोमेंटम इज टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम को हम इस तरह से पी से शो करते हैं, एम बी। आपने ये लिख लेना है और इसका यूनिट लिख लेना है आपने। ये इसका यूनिट यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट। तो अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है, देखें मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम मालूम किया जाता है। मोमेंटम को पी से शो करते हैं। किसी भी बॉडी का मोमेंटम मालूम किया जाता है उस बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसकी वेलोसिटी से। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बॉडी का मोमेंटम क्या होता है। फर्ज करें एक बाइक आपकी तरफ आ रही है और एक ट्रक आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। एक बाइक है और एक ट्रक है, दोनों सेम स्पीड से जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। नॉर्मल स्पीड है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, सेम स्पीड से दोनों आ रहे हैं। लेकिन किस को जो है आप आसानी से या थोड़ी मुश्किल से भी आप रोक सकते हैं, ठीक है। आप बाइक को सामने खड़े हो जाएं तो बाइक को रोक सकते हैं, थोड़ी बहुत इंजरी होगी, या आप ट्रक को जो है रोक सकते हैं। तो आपका ऑब्वियसली जवाब होगा कि आप जो है वो बाइक को रोक सकते हैं, चाहे इन दोनों की स्पीड सेम है लेकिन इसका मोमेंटम कम है। तो देखें मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस चीज़ के किसी भी बॉडी के मास पे। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक छोटी सी टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है, ठीक है। जो फुटबॉल है इसका मास ज़्यादा है और टेनिस बॉल का मास कम है। लेकिन ये बॉल बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है और ये बॉल जो है वो थोड़ी कम स्पीड से आ रही है, दोनों आपको आकर टकराती है, ठीक है। तो आपको कौन सी वाली ज़्यादा हिट करेगी, इसकी स्पीड कम है, मास ज़्यादा फुटबॉल का, लेकिन टेनिस बॉल का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मास भले ही कम है। तो कौन सी ज़्यादा आपको ज़ोर से हिट करेगी, तो ऑब्वियसली वो आपको टेनिस बॉल हिट करेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी। तो मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड की, किसी भी बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। तो यही मोमेंटम का फॉर्मूला भी हो जाता है कि P इजिकल्स टू एम वी। अब हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें मोमेंटम के दिए हुए, जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। आपने किसी भी बॉडी का मोमेंटम मालूम करना है, यानी कि मोमेंटम को छोटे p के साइन से शो करते हैं ना। आपने मोमेंटम मालूम करना है ऑफ मास 6 kg। उस बॉडी का मास है 6 kg और जो वेलोसिटी से वो बॉडी चल रही है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। आपने उसका मोमेंटम मालूम करना है। तो डेटा बनाते हैं इसका। देखिए जी, हमने डेटा बना लिया है। बॉडी का हमें मोमेंटम मालूम करना है और इसका मास दिया हुआ है 6 kg और वेलोसिटी दी हुई है 25। फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो बस हम क्या करेंगे, हम अपना मोमेंटम मालूम करने के लिए इसका जो मास है 6 kg उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 150, ठीक है। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, एन एस, ओके। ये हमारा यूनिट है मोमेंटम का। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ़ द मोमेंटम बिकम 200। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना ये ऊपर वाले से इंटरलिंक है। कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें मास उतना ही है 6 kg, ओके। लेकिन अब इसकी स्पीड जो है ना क्या हो जाएगी, अगर हम मोमेंटम बढ़ा दिए 200 से, मोमेंटम जो है 200 बढ़ा दिया। देखें इसको, ये पहले वाले से सवाल से इंटरलिंक है। पहले हमारा जो मोमेंटम निकला था 150 निकला था, अब कह रहे हैं अगर मोमेंटम बढ़ गया है 200, मास वही है 6 kg, तो अब स्पीड कितनी बड़ी होगी कि उसका मोमेंटम बढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही मोमेंटम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको v मालूम करना है। तो v के लिए आप क्या करेंगे, इस m को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, v को अकेला छोड़ देंगे। तो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं वेलोसिटी के हिसाब से। m उधर नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा
मोमेंटम अपॉन मास। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू मोमेंटम कितना है 200 और डिवाइड मास कितना है, सेम ही है पहले न्यूमेरिकल की तरह 6। तो जब हम 200 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 33.33 और हम इसका यूनिट लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, आसान था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, देखें ये जो नेक्स्ट सवाल है ना, इसमें पहले तो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि जो मोमेंटम की डेफिनेशन थी वो इंपॉर्टेंट थी, आप इसको मार्क कर लें। ये मोमेंटम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें जो सवाल इंपॉर्टेंट है ना इन सब में, वो ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल है। बाकी सारे सवाल आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी कि ये 2a का जवाब क्या होगा, 3a का, 3b का। लेकिन सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि ये मोमेंटम से ही रिलेटेड है। तो इस सवाल को पढ़ लेते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। इसमें कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड्स, उस बॉडी पे फोर्स लगी 5 सेकेंड के लिए, टू रिड्यूस इट्स एक्सेलरेशन टू 2 मीटर पर सेकेंड, जिसने उसकी स्पीड को कम कर दिया, 10 से 2 कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बॉडी का मोमेंटम फोर्स लगने से पहले और बॉडी का मोमेंटम फोर्स लगने के बाद आपको ये मालूम करना है। तो इसका डेटा बना लेते हैं। ये हमने इसका डेटा बना लिया है। बॉडी का मास कितना था, 10 kg। शुरू की स्पीड क्या थी उसकी, v1 से या vi से शो कर लें 10, और बाद की स्पीड जो फोर्स थी उसके लगने के बाद उसकी स्पीड हो गई v2 से शो कर लें 2। और आपको दो मोमेंटम मालूम करने हैं, फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद का। यानी कि आपने p1 मालूम करना है, दो मोमेंटम मालूम हो गए ना, फोर्स लगने से पहले क्या होगा और फोर्स लगने के बाद। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, m मल्टीप्लाई बाय v, m मल्टीप्लाई बाय v। बस आपने क्या करना है, यहाँ बिफोर फोर्स के लिए जो बिफोर फोर्स स्पीड थी यानी कि 10 वो लगानी है, और जो है मोमेंटम 2 के लिए आफ्टर फोर्स के जो स्पीड थी वो लगानी है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में क्या करेंगे, इसका मास जो है 10 kg उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से। तो बिफोर जो फोर्स है उसका मोमेंटम आ जाएगा 100, यूनिट लिख दिया ns। और आफ्टर क्या आएगा, आपने बस क्या करना है, फोर्स लगने के बाद जो उसकी रिड्यूस हो गई थी वेलोसिटी 2 पे पहुंच गई थी, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 2 हो जाएगा आपका 20 ns। तो देखें मोमेंटम में फ़र्क आया ना, पहले ज़्यादा मोमेंटम था लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड कम हुई, क्योंकि मोमेंटम तो स्पीड पर डिपेंड करता है, तो उसकी मोमेंटम भी कम हो गया, स्पीड कम मोमेंटम कम। ठीक है जी, अब हम वो बाकी के 3 क्वेश्चंस जो हैं रीज़न वाले वो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों रीजंस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए बी है, आप ये तीनों स्किप भी कर सकते हैं। पहला है व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द पुल ऑफ द अर्थ, डज द अर्थ आल्सो मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिएक्शन। कह रहे हैं अगर एक फ्री फॉलिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है, कह रहे हैं अर्थ ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव हो रहा है, क्या अर्थ भी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो रही है? क्योंकि हमने एक न्यूटन्स की लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने पढ़ा है कि हर चीज़ जो है दुनिया में मौजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। तो हाँ, बॉडी भी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, इसकी तरफ मूव कर रही होगी, लेकिन बॉडी का वेट ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें ये एक्सेलरेशन पता नहीं चलेगी। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, यस अर्थ ऑल्सो पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ बट ड्यू टू हैवी वेट ऑफ अर्थ वी कैन नॉट फील इट्स एक्सेलरेशन। उसके वेट की वजह से हम उसकी एक्सेलरेशन फील नहीं कर सकते। अच्छा जी, दो सवाल हैं इससे आगे आपसे 3A3 में मैं पहले सवाल में पूछा है कि जो बैट्समैन है वो वायर फेंस क्यों पहनते हैं। बैट्समैन के आगे केज लगा हुआ होता है ना, जो वो पहनते हैं। और दूसरे सवाल में पूछा गया है कि वो किस तरह से इंजरीज से बचाता है, वो केज जो होता है, जो हेलमेट पहनते हैं, वो किस तरह से बचाता है। तो इसका जवाब है, ये रीजनिंग में अगर आ गया, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट जो है ये है नहीं। पहले का जवाब हुआ इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ बैट्समैन फ्रॉम इंजरी, ये बैट्समैन को ज़ख्मी होने से बचाता है। और दूसरे का जवाब है किस तरह से बचाता है, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ बॉल सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मोर इंजरीज, ये बॉल की स्पीड को जो है वो कम कर देता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा इंजरीज से बच जाते हो। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है आपका बुक का,
स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव सम कॉमन एग्जाम्पल। आपको न्यूटन्स की पहली लॉ बतानी है और उसकी कुछ एग्जाम्पल देनी है। तो इसको पहले मैं आपको मार्क करवाऊंगी, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इसका जवाब आपकी बुक के पेज नंबर 66 पे है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूटन्स की लॉ लिखनी है। पढ़ लेते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब है अगर एक बॉडी है ना, फर्ज करें ये बुक है, ये बुक यहाँ पे रखी हुई है, मैं 4 दिन बाद भी आऊँ, अगर इसको कोई टच नहीं करेगा, ये बुक यहीं रखी रहेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर एक बॉल है वो चलती हुई जा रही है, फर्ज करें आपकी अर्थ में से ग्रेविटी ख़त्म हो जाए और फ्रिक्शन इसको ना मिले, तो बॉल तो चलती जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं। तो इस लॉ का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, जैसे कि बुक, अगर मैं इसको आके नहीं छेड़ती तो ये यहीं रखी रहेगी चाहे सदियां गुजर जाए। और अगर एक बॉल, उसको फोर्स नहीं मिलती, उसको फ्रिक्शन नहीं मिलती, तो वो चलती रहेगी, उसको ग्रेविटी नहीं मिलती, वो चलती ही जाएगी। तो एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे वो मोशन की हो, कंटिन्यू रखती है जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हिला ना दे, उसकी मोशन को डिस्टर्ब ना कर दे। इसकी एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई, और अ बॉल इज traveling a ball is traveling on a surface or frictionless surface or gravity less surface। तो आप ये दो इसकी एग्जांपल्स बता सकते हैं। वैसे पेपर्स में जो है सिर्फ लॉ लिखने के लिए आती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, इनलेट सब कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया से होने वाली कुछ चीज़ें, कुछ कॉमन एग्जांपल जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो बताइए। अच्छा, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया भी पहली लॉ को ही कहते हैं। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ताकत जो अपने चेंज को रेजिस्ट करे, मतलब चेंज होना ना चाहे, बॉडी की वो ताकत जो अपने अंदर चेंज लाने को मना करे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इसकी आपकी लाइफ में आपको 2 एग्जाम्पल देनी है। अच्छा, इसमें जो सवाल इंपॉर्टेंट है ना, ये 1 वाला है, 2 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। व्हेन अ बस स्टार्ट्स, इसका पेज नंबर 66 निकालें बुक का। When a bus start moving, the passenger feel a backward jerk because their lower part of the body move along the motion of a bus, but the upper part of the body tends to stay at its initial position of rest। इसका मतलब है कि जब आप एक बस में बैठते हैं तो क्या होगा, आपको अचानक बस स्टार्ट होगी तो एक जर्क लगेगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा। उसकी वजह क्या है कि बॉडी जो है वो ऊपर वाला पार्ट तो रेस्ट की पोजीशन में, और नीचे अचानक बस ने आगे एक्सेलरेट किया, तो बॉडी जो है वो उस चीज़ को उसमें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो आगे जाने की जगह पीछे की तरफ लेगी, क्योंकि बॉडी जो है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसकी एग्जाम्पल है, देखें, द बाइसाइकिल ऑन द अदर हैंड व्हेन यू स्टॉप द पैडलिंग बाइसाइकिल इट डज नॉट स्टॉप एट वंस, द बाइसाइकिल कंटिन्यू मूविंग, हाउएवर द रोड ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस एक्ट अगेंस्ट इट्स मोशन एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। कह रहे हैं फर्स्ट करें, जब भी आप एक बाइक को पैडल, साइकिल के पैडल को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, पैडल जो है वो अचानक से स्टॉप नहीं होता। आपने देखा ना, पैडल क्या होता है, थोड़ी देर तक जो है वो चलता ही रहता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी इनर्शिया है कि बॉडी जो है वो जल्दी से अपने अंदर चेंज को नहीं एक्सेप्ट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 5A, डिफाइन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको न्यूटन्स की सेकंड लॉ जो है वो एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 5A है ना और ये जो 6A है, इन दोनों का जवाब एक ही है। अगर आपका पेपर में सवाल आ जाता है 5A या 6A, तो आप दोनों को एक ही जवाब लिख सकते हैं। तो मैं 6 वाले का भी आपको जवाब समझा रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपने रिलेशनशिप शो करना है फोर्स और एसिलरेशन का, कि एसिलरेशन और फोर्स का किस तरह का रिलेशन होता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन की ही डेरिवेशन इसके अंदर सॉल्व करने को आ जाती है विद डेफिनेशन। तो ये दोनों सवाल मैं आपको साथ सॉल्व करवा रही हूँ, 5A एंड 6A। तो इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 68 पे मिलेगा। ये आपको छोटी सी ये डेफिनेशन है, लॉ है न्यूटन्स की सेकंड, ये लिखनी है। उसके बाद ये डेरिवेशन मैं आपको खुद से सॉल्व करवाती हूँ। देखें क्या है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो लॉ है ना, ये 3 हिस्सों में है, इसको हम तीनों हिस्से समझते हैं। देखिए, पहला हिस्सा क्या है, कह रहे हैं जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए ना, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल एक
बॉक्स है, मैंने इसके ऊपर यहाँ से फोर्स अप्लाई की, तो मैंने फोर्स अप्लाई की, इसके अंदर एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा। पहला पार्ट हो गया कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं उसके अंदर एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं द एसिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एसिलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है फोर्स से, मतलब आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एसिलरेशन प्रोड्यूस होगी और उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स, अगर आप बॉडी को यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ एसिलरेशन प्रोड्यूस होगी, अगर आप बॉडी को यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ एसिलरेशन प्रोड्यूस होगी, और उतनी ही होगी जितनी जो है आपने फोर्स लगाई है। तो फोर्स और एसिलरेशन कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स ज़्यादा तो एसिलरेशन भी ज़्यादा। सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन एसिलरेशन का उल्टा रिश्ता है मास से। मतलब फॉर एग्जांपल ये दो बॉक्सेस हैं, देखेंगे एक बॉक्स ये है एक बॉक्स ये है, आपने दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई की, फोर्सेस दोनों पे सेम अप्लाई की, लेकिन इन दोनों में एसिलरेशन किसकी ज़्यादा होगी आप ये बताइए। तो ऑब्वियसली इसका मास आपको ज़्यादा लग रहा है, इसका मास आपको कम लग रहा है, तो इसकी एसिलरेशन भी कम होगी, इसकी एसिलरेशन भी ज़्यादा। तो इससे ये शो होता है कि एसिलरेशन और मास का इन्वर्स रिश्ता है। अगर मास ज़्यादा तो एसिलरेशन कम, और अगर मास कम तो एसिलरेशन ज़्यादा। तो ये हमने जो है वो पूरी लॉ डिस्कस कर ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी डेरिवेशन को जो हमने पढ़ी है बात। हमने कहा कि एसिलरेशन का डायरेक्ट रिश्ता है फोर्स से, एसिलरेशन ज़्यादा होगी जब फोर्स ज़्यादा। और हमने कहा एसिलरेशन का इन्वर्स को इस तरह से आप शो करते हैं, इन्वर्स रिश्ता है मास से, यानी मास बढ़ा देंगे तो एसिलरेशन कम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है ना इन कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको मतलब थोड़ा सा आसान करके बता रही हूँ। क्या करेंगे आप इसको, अच्छा इसको सॉरी मैंने साइन उल्टा बना दिया, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, इन्वर्सली का साइन इस तरह से आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ए एक बार, प्रोपोर्शनल का साइन एक बार, 1 से f मल्टीप्लाई होगा तो f ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हमेशा हम हटाते हैं, फिजिक्स में कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है के f/m। ओके, अच्छा ये जो k है ना इसकी वैल्यू है 1, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही है। तो हमारा ये डायरेक्ट आ जाएगा k 1 पुट करने पे a इज इक्वल्स टू f/m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस m को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और f को अकेला छोड़ देंगे, f इज इक्वल्स टू ma। तो ये हमारी सेकेंड लॉ की डेरिवेशन भी शो हो गई, जो हमने 6 क्वेश्चन में मास और फोर्स का रिलेशनशिप बताना था। तो ये आपने जो न्यूटन्स की सेकेंड लॉ है लॉ लिखनी है और उसके साथ इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है इसके न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, इसमें पहले इंपॉर्टेंट देख लें, ये 4a और ये 5a क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉस, और इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स 5b 6b और 6c, ये तमाम न्यूमेरिकल हैं। 5b 5c और 6b 6c, ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 5b न्यूमेरिकल के साथ। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है जिसके ऊपर 3400 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई की है, ऑफ मास ऑफ 850 kg, और उस बॉडी का मास कितना है 850 किलो। फाइंड द एसिलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी, आपको उसमें एसिलरेशन बतानी है। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया F इजिकल्स टू ma, जिस फॉर्मूले के अंदर एफ बी आई एम बी आई ए बी आई, तो हमें उसमें F इजिकल्स टू ma का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। देखें इसमें फोर्स भी है और जो है इसमें मास भी है और एसिलेशन आपको मालूम करना है, तो आपको सिंपली आपको पता है इसमें न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका डेटा बना लेते हैं हम। डेटा इसका हमने बना लिया है, हमें फोर्स दी हुई थी, मास दिया हुआ था और एसिलरेशन मालूम करना था। फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, F इज इक्वल्स टू ma। अगर आपको a मालूम करना है तो आप a को अकेला छोड़ेंगे, m को आप वहाँ ले जाके डिवाइड करवा देंगे। a इज इक्वल्स टू f/m, हमने इसको डिज़ाइन कर लिया एसिलरेशन के हिसाब से। अब हम इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। f कितनी दी हुई है हमें 3400 और मास कितना दिया हुआ है 850। जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करके डिवाइड करेंगे 3400 850 को, तो हमारे पास एसिलरेशन आ जाएगी 4, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये हमारा 5B का सवाल सॉल्व हो गया। 5C का सवाल पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, 5C सवाल है, फाइव सी का आपका सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 5C का आपका सवाल है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 kg टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेट इन अ पार्ट बी। ओके, क्या कह रहे हैं, अब जो है वो फोर्स कितनी अप्लाई होगी अगर बॉडी का मास हो गया है 425 kg और एक्सेलरेशन वही हो जो आपने मालूम किया, मतलब ये इससे इंटरलिंक है। एक्सेलरेशन आपकी वही है जो आपने अभी मालूम की है 4, ठीक है, बस मास चेंज हो गया, अब 425 कह रहे हैं, अब बताएं फोर्स कितनी लगानी होगी। तो इसका डेटा बना लेते हैं। इसका डेटा हमने बना लिया है, न्यू फोर्स हमने मालूम करनी है, मास आपका चेंज हो गया है, एक्सेलरेशन वही है जो आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में मालूम की है। फॉर्मूले के पुट कर लेते हैं, F=ma। बस अब हमें फोर्स मालूम करना है तो हमें सिर्फ m और a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। m है आपके पास 425 और 4 आपकी जो है एक्सेलरेशन है। तो जब हम 425 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1700 और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये सवाल भी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। आपको जो है मास मालूम करना है एक बॉडी का जिसके ऊपर फोर्स लगी है 200 न्यूटन की, उसको चलाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। दैट स्पीड अप टू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अच्छा इसका यूनिट आप सही करिएगा, बुक में गलत है। कह रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन पुट हुई जो है प्रोड्यूस हुई है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, देखें आपको फोर्स दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और आपको मास मालूम करना है। इसका डेटा बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेटा हमने बना लिया, मास मालूम करना था हमें, फोर्स दी हुई थी 200, एक्सेलरेशन थी हमारे पास 36 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे, F=ma। m मालूम करना है, m को अकेला छोड़ देंगे, m=a, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा F/a। वैल्यूज पुट करेंगे, m=f कितना है 200, 200 डिवाइडेड बाय 36। तो जब हम 200 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m=5.55 kg। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9C है आपके पास, what should be the acceleration of a same body if it applied a force change to 280। अच्छा, ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक है। क्या कह रहे हैं कि अब बताइए एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर फोर्स जो है वो चेंज कर दिया, 200 से 280 न्यूटन कर दी है और मास वही है जो आपने मालूम किया है। कह रहे हैं एक्सेलरेशन में बताइए क्या चेंज आएगा। तो हम इसकी जो है वो डेटा बना लेते हैं। देखिए आपसे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन में बताइए क्या चेंज आएगा, जबकि बॉडी की जो फोर्स है वो हो गई है अब 280 न्यूटन और मास वही है जो आपने मालूम किया था। तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला होगा, F=ma। और अब आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो एक्सेलरेशन को आप अकेला छोड़ेंगे और आप मास को वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, A=F/m। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, A=F की वैल्यू है 280 जो न्यू फोर्स है और मास है आपका 5.5। तो जब हम 280 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 50.9 और इसका यूनिट लगा लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी न्यू एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है आपका, आपको क्या करना है, एलिमिनेट एटलीस्ट 3 क्लियर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आपको मास और वेट का जो है वो डिफरेंस बताना है। तो मास और वेट का जो डिफरेंस है आपको आपकी बुक के 70 पे मिलेगा। आपने जो है कोई से भी 3 डिफरेंस याद कर लेने हैं, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी। अच्छा, मास और वेट का फ़र्क पहले समझ लेते हैं, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। देखिए वो ताकत जिससे ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि ग्रेविटी से वेट का ताल्लुक है। अगर फ़र्ज़ करें आपका वेट ज़मीन पे जो है वो 50 kg है, तो अगर आप यही चांद पे जाके वेट लेते हैं तो आपका 5 kg आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो वो ताकत, वो ग्रेविटी जिससे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, वो आपका वेट है। और मास क्या है, आपकी बॉडी का टोटल मटेरियल आपका मास है।
जैसे अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे भी जो आपका मास है, अगर आप चाँद पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका मास सेम ही रहेगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई बॉडी पार्ट दुनिया में ही रह जाए और आप चाँद पे चले जाएँ। आप अपना टोटल बॉडी का मटीरियल लेके वहाँ जाएँगे। तो यानी कि बॉडी के अंदर पाया जाने वाला टोटल मटीरियल उसका मास है, और ग्रेविटी किस ताकत से खींच रही है उसको अपनी तरफ, वो उसका वेट है। तो मास की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। इसको बस यहाँ से भी यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि मास बॉडी के अंदर मौजूद मैटर को कहते हैं। और वेट क्या है? वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट। और वेट जो है वो उस ताकत को कहते हैं जिससे बॉडी को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। मास जो है वो हमेशा हर जगह पे सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेट डिपेंड करता है उस जगह की ग्रेविटी पे। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? किलो। और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। इसका यूनिट न्यूटन क्यों है? क्योंकि ये एक फोर्स है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस आप अपने एग्जाम में आ जाएंगे। 3 नंबर्स का ही आपका आता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं आपके। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको एक वेट का फॉर्मूला बताती हूँ। वेट और मास का रिलेशनशिप। वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। अगर आपने किसी भी बॉडी का वेट मालूम करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उस बॉडी के मास को उस जगह की ग्रेविटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। उस जगह का मतलब है, अगर अर्थ है तो उसकी ग्रेविटी कुछ और होगी, मार्स है तो उसकी ग्रेविटी कुछ और होगी, मून है तो उसकी ग्रेविटी कुछ और होगी। तो अगर आपने कहीं का भी वेट मालूम करना है, तो वेट तो आपको पता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस मास से खींच रही है, वो होता है। तो आपने उस बॉडी के मास को उस ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना है। यही सवाल जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। कह रहे हैं एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 kg है। ठीक है, आपने क्या करना है? कह रहे हैं फाइंड द वेट, इसका वेट मालूम करें। ओके, वेट मालूम हो जाएगा। अर्थ पे भी मालूम करें उस बॉडी का वेट कितना होगा, मून पे भी मालूम करें, मार्स पे भी मालूम करें वेट। मास तो उसका 60 kg है। और आपको यहाँ पे तीनों ग्रेविटी दी गई है कि अर्थ पे की ग्रेविटी है 9.8, मून की 1.6 और मार्स की 3.7। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका डेटा जो है वो बना लेते हैं। तो डेटा हमने इसका बना लिया है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 60। और ये तीनों की ग्रेविटी है, अर्थ की, मून की, मास की, तीनों की ग्रेविटी है। आपको तीनों जगहों पे वेट मालूम करना है। वेट का फॉर्मूला वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, W=mg। अब हम अर्थ के लिए क्या करेंगे? अगर हमें अर्थ पे वेट मालूम करना है तो हम m कितना था? 60 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9.8 से, अर्थ की ग्रेविटी से। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है। तो जब हम 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 588 न्यूटन। कितना आसान था। मून के लिए क्या करेंगे? हम मून के लिए इस 60 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.6 से। ठीक है, तो जब हम 60 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 96 न्यूटन। और हम मार्स के लिए क्या करेंगे? इसी 60 kg के मास को मार्स की ग्रेविटी कितनी होती है? 3.6, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.7। तो जब हम 60 को 3.7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 222 न्यूटन। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट सवाल बुक का पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, अब सर्कुलर मोशन के सवाल जो हैं हमारे पास शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं डिफाइन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। कह रहे हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है? अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमे तो आपको पता है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो सेंटीमीटर फोर्स होती है। इसकी डेफिनेशन आपको आपकी बुक के पेज 72 पे मिलेगी। सेंटीमीटर फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। वो ताकत जो किसी बॉडी को गोल घुमाए उसे हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी होता है Fc=mv²r। ठीक है, तो इसमें मास की रिक्वायरमेंट होती है आपको, वेलोसिटी की और रेडियस की। ये आगे आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल के लिए। आपने इसमें ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक डिफरेंस बना हुआ आ जाता है आपको पेपर में लिखने के लिए, सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल का। तो आप ये भी जो है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप याद करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी ताकत बॉडी की जो गोल घूमते हुए से उसको हटा दे। ठीक है, ये बुक में तो नहीं है सवाल लेकिन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? अ फोर्स दैट एक्ट आउटवर्ड ऑन अ बॉडी विच मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसी ताकत जो गोल घूमती हुई चीज़ को उसके गोल घूमने से हटा दे, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल। तो आप डिफरेंस में क्या करेंगे? दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक तरफ Fc=mv²/r और सेंटीमीटर फ्यूगल का जो है फॉर्मूला इसका नहीं है, बस आप इसके दोनों डेफिनेशन जो है वो दोनों साइड पे लिख लेंगे अगर इसका डिफरेंस बना हुआ आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
अच्छा, पहले ये नेक्स्ट एक सवाल है आपको, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने उससे पहले एक सवाल है, आपको एक डायग्राम बना के शो करनी है कि सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटीपीटल की कहाँ होती है और वेलोसिटी का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी डायग्राम बनाने के लिए नहीं आती है, फिर भी हम बना लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक बॉडी है जो सेंटर गोल घूम रही है, ये उसका रेडियस है। तो सेंट्रीपीटल की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स इनसाइड द सर्कल, और सेंट्रीफ्यूगल की क्या होगी, आउटसाइड द सर्कल। और वेलोसिटी कहाँ होगी, इस साइड पे, क्योंकि वो उसको गोल घुमा रही है। तो ये डायग्राम बनाने के लिए पेपर के लिए नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, ये पेपर में दो पार्ट में भी आ सकता है, मतलब आपको या तो सिर्फ सेंटीपीटल फोर्स मालूम करने के लिए कह दें, या आपको सिर्फ सेंटीपीटल एक्सेलरेशन मालूम करने को कह दें। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट। एक कार है जो एक गोल सर्कुलर पार्ट में घूम रही है। फर्स्ट कर लें, ये एक कार है, एक गाड़ी है जो गोल रास्ते में घूम रही है। ओके, ऑन अ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। अच्छा, ये एक हाईवे के गोल पास है, मतलब जैसे एक टर्न अबाउट है ना हाईवे का, कह रहे हैं उसमें घूम रहा है, और उसका जो रेडियस है हाईवे के जो टर्निंग पॉइंट है उसका रेडियस वो कितना है, 1000 मीटर। द मास ऑफ द कार इज 600 मीटर, और गाड़ी का जो मास है वो 600 है। एंड इट्स वेलोसिटी, और जिस स्पीड से वो टर्न हो रही है, जिस स्पीड से वो मुड़ रही है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखें, यूनिट जो है ना हमें सही करने होते हैं। हमें पता है वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए मीटर पर सेकंड है, और ये दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसका यूनिट भी ठीक करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको दो चीज़ें मालूम करनी है। एक आपको सेंटीपीटल फोर्स मालूम करनी है, मतलब वो फोर्स जिससे वो बॉडी गोल घूम रही है, और एक आपको सेंटीपीटल एक्सेलरेशन AC मालूम करनी है, मतलब वो ताकत, वो स्पीड जिस स्पीड से घूम रही है। ठीक है, पहली क्या है, वो ताकत जिससे वो घूम रही है, और वो जिस स्पीड के साथ घूम रही है, आपको ये मालूम करनी है। इसका डेटा बना लेते हैं। देखें, इसमें आपको जो है वो रेडियस दिया हुआ है 1000 मीटर का, मास कितना दिया हुआ है 600 kg का, वेलोसिटी जो है हम पहले चेंज कर लेंगे, हमें किलोमीटर पर आवर में नहीं, हमें इसकी मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए करना क्या होता है, हम 72 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 3600। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इजिकल्स टू करिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, तो ये जवाब सही आता है। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना था, अपने सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और सेंटीपीटल फोर्स जो है आपको मालूम करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कि इनके फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं AC से, और सेंटीपीटल फोर्स को हम शो करते हैं FC से। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, और सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। बस इसमें फ़र्क है m का, सेंटीपीटल फोर्स में m आ जाता है। तो पहले हम ये जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हमारा v कितना था, v हो गया था हमारा 20, और उसको डिवाइड करते हैं, रेडियस कितना है 1000। तो जब हम 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे, इसमें पहले ये 20 का स्क्वायर होगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400। 400 को डिवाइड करना है हमने 1000 से, दो जीरो से दो जीरोस कट गए। कैलकुलेटर में जब 4 डिवाइडेड बाय आप 10 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 10 होता है 0.4 के बराबर। तो ये हो गई इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटीपीटल फोर्स मालूम करनी है। अच्छा देखें, सेंटीपीटल फोर्स को बड़े आसानी से भी एक तरह से मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हो। देखिए, सेंटीपीटल का हाफ तो फॉर्मूला यही है ना, v² और r। तो अगर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन मालूम हो तो आसानी से सेंटीपीटल फोर्स मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मास को ही सेंटीपीटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेंटीपीटल फोर्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपका मास कितना था, मास था आपका 600, और 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.4 से, जो हमारी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन थी। ठीक है, तो जब हम इसको जो है करेंगे, आप इसको फॉर्मूला पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक ही बात है। तो ये आ जाएगी हमारी सेंटीपीटल फोर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 240 न्यूटन। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, लिस्ट डाउन सम पर्पस यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल
दैट ह्यूमंस आर बेनिफिशियल एवरी डे। कह रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी ताकत होती है? वो ताकत जो गोल घूमते हुए से चीज़ों को हटा दे। ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे? इसके आपको बेनिफिट्स, ये एक सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो याद कर लें, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। इसका जवाब आपको पेज नंबर 74 पे मिलेगा। ये दो जो हैं ये सेंट्रीफ्यूगल की वो लिखे हुए हैं आपको इस्तेमालात। मैं आपको इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला क्या है? क्रीम सेपरेटर। इसमें क्या होता है कि जब आप एक दूध को, एक मशीनरी होती है उसके अंदर आप डालते हैं, तो वो क्या करता है, उस दूध के अंदर से जो क्रीम है ना, उस दूध को घुमा घुमा के उस क्रीम को उसके अंदर से अलग कर देता है। इतनी स्पीड में टर्न करता है कि स्पिनर कि वो जो दूध है वो क्रीम अलग हो जाए। तो देखें ये एक इस फोर्स का फ़ायदा हो गया ना, कि वो फोर्स जो गोल घूमते हुए से चीज़ों को अलग कर दे। तो दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपके ड्रायर्स जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो आप ड्रायर्स के लिए क्या करते हैं, जब पानी वाले कपड़े जब आप वो गोल घूमते हैं तो क्या होता है, उसका पानी अलग हो जाता है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो ड्रायर्स और क्रीम स्पेक्टेटर्स, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, यूजेस हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, और ड्रायर तो छोटा ही है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपका 10A, जिसके अंदर आपको फ्रिक्शन क्या है ये बताना है और इसकी एग्जांपल बतानी है डेली लाइफ में। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? रगड़ को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको आपके बुक के पेज नंबर 75 पे मिलेगी। द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोशन को रोके, रगड़, ठीक है। क्या होता है जब किसी चीज़ों में रगड़ प्रोड्यूस होती है तो वो उसकी मोशन को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है ना। और इस फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है कि है इट हेल्प अस टू वॉक, ये हमें वॉक करने में जो है आसानी देता है। आप इसका पहला फ़ायदा लिख सकते हैं, इट हेल्प अस टू वॉक, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? ब्रेक्स आर अप्लाइड ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्रेक्स आर अप्लाइड ड्यू टू फ्रिक्शन। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो रगड़ की वजह से क्या होता है, टायर जो है वो रुक जाते हैं। तो ये दो फायदे हैं आपकी फ्रिक्शन के। नेक्स्ट सवाल आपका न्यूमेरिकल है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है, एक डब्बा जो है वो रखा हुआ है गीली सी ज़मीन पे, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 15 kg। इस ब्लॉक का मास है 15 kg। व्हेन इट पुल्ड अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस। जब उसको एक स्ट्रिंग की मदद से पुल किया जाता है और उसके साथ स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस का काम होता है फोर्स बताना कि कितनी फोर्स से वो पुल हुआ है। जब आपने स्ट्रिंग लगा के और उसके साथ स्प्रिंग बैलेंस अटैच करके उसको पुल किया, इस ब्लॉक को पुल किया, तो क्या हुआ, आपको पता चला कि 3 न्यूटन की फोर्स लगी है। ओके, फोर्स दे दिया आपको, मास दे दिया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, इसको इस म्यू से, ये जो यू है ना, इसके साइन से शो करते हैं। आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, एफ इजिकल्स टू म्यू एम जी। इसी फॉर्मूले की मदद से हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका डेटा बना लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ था? मास दिया हुआ था और फोर्स दी हुई थी उस ब्लॉक की, जिससे उसको खींचा गया और जितना उसका मास था। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मालूम करने का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है, आप पहले उसको अरेंज भी कर सकते हैं, एफ इजिकल्स टू म्यू एम जी था। अगर आपको म्यू मालूम करना है तो एम जी को उधर डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, म्यू इजिकल्स टू एफ अपॉन एम जी। ये एम जी उधर जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के साइन से शो करते हैं। तो हम इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हमने पुट कर लिया। फोर्स कितनी थी? 3। मास कितना था इसका? 15 kg। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऊपर ऐसे ही आएगा, 15 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 150 के। और जब हम 3 को 150 से डिवाइड कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.02, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.02। यहाँ ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले देख लें, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था। ये एक डेफिनेशन है फ्रिक्शन की, तो ऑब्वियस एग्जांपल है, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये जो दो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे आगे जो 12 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको टोटली स्किप कर दें। लेकिन ये दोनों मैं आपको फिर भी मार्क करवा देती हूँ। 11 वाले में आपसे पूछा गया है कि एंटी ब्रेक सिस्टम जो है ये क्या होता है। जो आजकल ब्रेकिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, जो गाड़ी को फ़ौरन ब्रेक लगाने पे रोक देती है, तो आपको उसके बारे में बताना है। और रोलिंग फ्रिक्शन के जो है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सवाल में रोलिंग फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे आपको बताने हैं। तो पहले जो हम 11 ए का जवाब देख लेते हैं।
इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 78 पे मिलेगा। आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लें कि नाउ व्हीकल्स आर ऑक्यूपाइड बाय एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आजकल की व्हीकल्स में लगाया गया है। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मेंटेन कर सके किस चीज़ को, स्टेबिलिटी को, और इम्प्रूव व्हीकल्स कंट्रोल, और ये व्हीकल्स का कंट्रोल बढ़ा सके, उसको स्केट होने से बचा सके, उसको जल्दी ही रोक सके। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ड्राई स्लिपिंग, मतलब आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करें तो वो जल्दी रुक जाए। ये इसलिए जो है ब्रेकिंग सिस्टम नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे हम एबीएस के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट सवाल था आपको रोलिंग फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे जो हैं वो बताने थे कि रोलिंग फ्रिक्शन से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए आपको पता है दो तरह की फ्रिक्शंस होती हैं, एक स्लाइडिंग एक रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, मतलब ये क्या करती है, ये फ्रिक्शन को कम कर देती है। इससे फ़ायदा क्या क्या होता है, इसका जवाब भी आपको आपके बुक के पेज नंबर 78 पे मिल जाएगा। ये ऊपर देखें आप। देयरफॉर बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन व्हीकल that are reduce the contact area as compared to the contact area of axle and bushes। बॉल बेयरिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है कार्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, ताकि वो क्या करे, वो कॉन्टैक्ट एरिया कम कर दे एक्सेल और बुशेस के बीच में, ताकि ज़्यादा रगड़ ना हो, ज़्यादा एनर्जी लूज ना हो। और दूसरा क्या है, फ़ैन के अंदर जो है बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम हो। तो दो यूजेस ये हो गए रोलिंग फ्रिक्शन के। एक यूज़ जो है मैंने अपने पास लिखा हुआ है, लेस रोलिंग फ्रिक्शन अलाउ द हैवी ट्रक्स टू मूव फास्टली। लेस रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ट्रक्स को अलाउ करती है, हैवी ट्रक्स को, कि वो आसानी से जो है वो मूव कर सके। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।